तो बच्चों अब जानते हैं मेंडल्स लॉ के बारे में। मेंडल जो थे उन्होंने बताया कि हर कैरेक्टर के लिए हमारे अंदर जो होते हैं पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, यानी एक जोड़ा बोलेंगे उसको, है ना। तो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं। तो सबसे पहला नियम जो उन्होंने बताया वो था प्रभाविता का नियम, यानी जब दो विपरीत जोड़े जो होते हैं आपस में क्रॉस करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक लक्षण ही जो होता है, जो प्रभावी होता है, वही उनकी अगली पीढ़ी में जो है दिखाई देता है। तो उन्होंने क्या किया, जब दो विपरीत लक्षण वाले जोड़ों को उन्होंने आपस में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुई उसमें सिर्फ प्रभावी गुण ही नजर आए। जैसे उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया, जब उन्होंने उनको आपस में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में जो संतान पैदा हुई वो सिर्फ लंबी ही थी। दूसरा था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ये बताता है बच्चों, जब जो अभी हमने जाना कि हर कैरेक्टर के लिए हमारे अंदर जीन्स होते हैं, ये जीन्स जो होते हैं कंट्रोल करते हैं हमारे कैरेक्टर्स को। जब दो जीन्स जो होते हैं आपस में क्रॉस करते हैं और युग्मक बनते समय क्या होता है कि ये कारकों के जोड़े जो होते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, यानी युग्मक में से एक ही कारक प्राप्त होता है जो कि शुद्ध अवस्था में होता है। देखते हैं कैसे। जैसे कि ये टी और ये टी है और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तब जब युग्मक बनेगा, युग्मक फॉर्मेशन होगा तो बच्चों क्या होता है, ये जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, यानी इस तरीके से दो कारक अलग अलग हो जाते हैं। तो क्या देखा हमने कि युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े जो हैं वो अलग अलग हो गए और युग्मकों में से सिर्फ एक ही कारक प्राप्त होता है जो कि शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। फिर तीसरा नियम उन्होंने बताया स्वतंत्र अपविहुन का नियम। बच्चों ये नियम हमें बताता है कि मेंडल ने क्या किया, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को उन्होंने आपस में क्रॉस कराया, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को जब उन्होंने आपस में क्रॉस कराया तो वो भी भिन्न पौधों के बीच में संकरण कराया, तो उसको द्विसंकरण का नाम दिया। इससे अभी तो हमने जो देखी ये पहली पीढ़ी थी कि जब हमने दो विपरीत लक्षण वालों को क्रॉस कराया, तो जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें हमने बच्चों देखा कि सभी पौधे जो थे वो लंबे प्राप्त हुए। अब जो स्वतंत्र अपविहुन के नियम में उन्होंने क्या किया, F2 संकरण कराया। अब जो संकरण हो रहा है बच्चों F2 संकरण, यानी F पीढ़ी में तो हमें लंबे पौधे जो थे वो प्राप्त हो गए। एक एग्जांपल है कि F1 पीढ़ी में हमें लंबे पौधे प्राप्त हो गए, अब F2 संकरण कराया जा रहा है, F2 फॉर्मेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो इससे द्वितीय पीढ़ी में लक्षणों का स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होगा और प्रत्येक जोड़ी के विपरीत लक्षण जो होंगे दूसरी विपरीत जोड़ी के लक्षणों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करेंगे। इससे पता चला कि विभिन्न लक्षण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, यानी आने वाली पीढ़ी में वो स्थानांतरित होते चले जाते हैं। तो बच्चों अब स्वतंत्र अपव्यय के नियम में द्विसंकर ह्रास को देखते हैं। तो इसमें उन्होंने मेंडल ने लंबे और गोल बीज लिए जिसका नाम दिया TTRR, दूसरी तरफ बौने और झुर्रीदार बीज लिए जिसका नाम दिया स्मॉल TT और स्मॉल r। अब हमने सेकेंड नियम पढ़ा था कि जब भी फ्यूज होते हैं आपस में तो गैमेट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये गैमेट्स देखिए अलग हो गए, TR अलग हो गया और कैपिटल T और कैपिटल R जो है वो अलग हो गया। इसी प्रकार वहाँ भी गैमेट्स जो होते हैं वो अलग हो जाएंगे, युग्मक जो होते हैं अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी TR अलग हो गया और इसका T और इसका R मिलके यहाँ TR हो गया। अब F1 पीढ़ी में जो भी हमें संतानें प्राप्त हुई वो देखेंगे हम, सभी लंबे TT, कैपिटल T है इसलिए टॉल यानी लंबा, इसका प्रभावी गुण रहेगा, स्मॉल t का जो गुण रहेगा वो अप्रभावी रहेगा। तो यहाँ पर TT, फिर देखा R यानी गोल बीज प्राप्त हुए। यहाँ पर हमने देखा लंबे और गोल बीज F1 पीढ़ी में हमको प्राप्त होते हैं। अब जब हम F2 संकरण कराएंगे तो क्या होगा, अब हम यहाँ देख रहे हैं TT और RR, इसको हम सबको अलग करेंगे। यहाँ देखते हैं हम TR यहाँ ले लिया, फिर T स्मॉल r इसको यहाँ रख देंगे, इसी प्रकार स्मॉल t और कैपिटल R यहाँ रख दिया और स्मॉल t और स्मॉल r को वहाँ ले गए। एक जोड़ियों के अलग अलग पार्ट कर दिए इनको। इसी प्रकार यही सब जोड़ियाँ जो है इसी तरफ हमारे यहाँ पे लिख देंगे हम, इन्हीं जोड़ियों को उठा के
इनका गुणन करेंगे, इसका इससे गुणा किया तो हमारे पास आया टी टी आर आर, कैपिटल टी और कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल आर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कैपिटल टी 2 बार और आर और स्मॉल आर। इसी प्रकार यहाँ पे हम सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से जो है एक टेबल मिलेगा जो कि F2PD दर्शाएगा। अब इसमें हमें ढूंढना है T कैपिटल T 2 बार और R 2 बार कितने बार आया है, यहाँ सर्च करना है इनमें। तो हम देखेंगे कि ये 9 टाइम्स आएगा। फिर हम देखेंगे TR ढूंढना है कितने बार आया है पूरे इसमें, तो हम देखेंगे वो 3 टाइम्स। इसी प्रकार स्मॉल t और r कितने बार आया है इसमें सर्च करेंगे तो ये 3 टाइम्स, और स्मॉल t और स्मॉल r कितने बार आया है तो हम सर्च करेंगे तो दिखेगा ये 1 बार आया है। तो ये पूरा जो है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, अनुपात 9:3:3:1 का रेशो प्राप्त होगा। तो बच्चों हमने इसमें देखा कि पता चला इससे हमें कि विभिन्न लक्षण जो होते हैं स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, यानी आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो बच्चों अब जानते हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि होने वाली संतान बॉय है या गर्ल। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल के अंदर जो होते हैं XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर जो होते हैं सेक्स जिसको क्रोमोसोम कहते हैं XX होते हैं। तो मेल के क्रोमोसोम जो होते हैं XY और फीमेल के क्रोमोसोम XX कहलाते हैं। फीमेल के क्रोमोसोम XX हैं इसलिए इनको समयुग्मजी कहते हैं, और मेल के क्रोमोसोम X और ध्यान दें कि Y है इसलिए इसको विषमयुग्मजी कहते हैं। अब जैसे कि हमने मेंडल्स लॉ में जाना था कि जब है ना फ्यूज होता है संकलन के बाद क्या होता है, ये गैमेट्स जो होते हैं अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी XY था तो यहाँ क्या हो गया, X अलग हो गया और Y जो था वो अलग हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे XX जो था ये भी फ्यूज होने के बाद X और X जो था अलग अलग हो गया। अब जैसे हमने स्वतंत्र अपहरण के नियम में एक टेबल बनाया था, ठीक उसी प्रकार हम फिर से एक टेबल बनाएंगे। अब हम यहाँ पर XX है तो यहाँ पर हम लिखिए XX। फिर हमारे सेकंड साइड पे हम देख रहे हैं XY है तो उसको हम यहाँ पे XY, हम चाहे तो XY को भी यहाँ डाल सकते हैं, XX को भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम वही गुणन प्रक्रिया जो स्वतंत्र अपहरण में की थी सेम यहाँ करेंगे। जब हम X से X का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो XX आएगा, इसी प्रकार जब X का X से करेंगे तो XX आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि होने वाली जो संतान है वो क्या होगी, गर्ल, लड़की होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है XX ही है, यानी होने वाली संतान जो है वो गर्ल होगी। सेकेंड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे X का Y से तो हो गया XY, इसी प्रकार इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो गया XY। तो यहाँ पर पता पड़ेगा कि होने वाली संतान जो होगी वो बॉय होगी। फिर भी बॉय और गर्ल्स संतान होने का जो होता है 50-50 चांसेस होते हैं, और इस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं कि किस होने वाली संतान जो है वो बॉय होगी या गर्ल। तो अब जानते हैं बच्चों जीव विकास क्या है, यानी जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ। क्या आप जानते हैं हम इतने बड़े कैसे हो गए, जबकि हमने सोशल में बहुत बार पढ़ा है कि हमारी उत्पत्ति जो हमारे पूर्वज थे वो एक बंदर थे, फिर बंदर से हम इस तरीके से सीधे कैसे खड़े हो गए और हम रोबोट के जैसे काम करते हैं, चलते फिरते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो बच्चों हमारा विकास जो है बहुत ही सूक्ष्म जीव से हुआ है। पहले हम बहुत ही छोटे बहुत ही सूक्ष्म थे, फिर धीरे धीरे हमारे में परिवर्तन होते गए, और वो परिवर्तन एकदम से नहीं हुए, 1-2 साल में नहीं हुए, उनमें करोड़ों वर्ष लगे, और धीरे धीरे और क्रमिक परिवर्तन हुआ बहुत ही स्लोली, और जिससे हम एक जो है बहुत ही कहते हैं जटिल प्रकार का जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया और हम जटिल प्राणी जैसे बन गए। तो ये है जीव विकास। जीव विकास माने हमारी उत्पत्ति बहुत ही सूक्ष्म जीव से हुई है, और हमारे में धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों में जो धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुए, उसमें कई साल कई वर्ष लगे, जिससे हमारा विकास हुआ। तो आज हम इस तरीके के प्राणी हैं, बहुकोशिकीय प्राणी हैं, बहुत जटिल। तो इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि जो ये बात बोली जा रही है वो सच है, उसके क्या सबूत है। तो सबूत कहाँ कहाँ से मिले, तो सबसे पहले देखेंगे जीवाश्म। जीवाश्म यानी कई वर्षों पूर्व, कई करोड़ वर्ष पूर्व जो भी जीव रहे होंगे वो किसी न किसी वजह से
जमीन के नीचे दबते चले गए, उनके जो अवशेष जो थे वो जीवाश्म कहलाते हैं बच्चों। वो जब प्राप्त हुए तो उनसे पता पड़ा कि हमारे जो पूर्वज रहे या हमसे पहले जो भी जनरेशन रही, जो भी पीढ़ी रही, उसमें क्या क्या उनके अंगों में हमारे अंगों से समानताएं थी या विभिन्नताएं थी, ये सब जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त हुई। तो हमें पता है क्या प्राप्त हुआ? हमें पता पड़ा कि हमारी उत्पत्ति जो थी प्रोटोजोन्स से हुई है, यानी जो पानी में रहते हैं उन जीवों से हुई है। प्रोटोजोन्स से जो थे फिशेस बने, सबसे पहले मछलियाँ बनी जो कि सिर्फ पानी में रहती थी, फिशेस। फिर उनसे मछलियों से एम्फीबियंस नाम की जाति बनी, यानी मेंढक जो जल में भी रह सकता था और थल में भी। उसके बाद एम्फीबियंस से रेप्टाइल, वो जो सिर्फ जमीन पर रेंग सकते थे, रेप्टाइल्स, छिपकली और सांप। और फिर उसके बाद उनसे उत्पन्न हुई बर्ड्स की जाति जो उड़ सकती थी, पेड़ पे भी हवा में भी उड़ सकती थी और जमीन पे भी रह सकती थी। फिर बर्ड्स से उत्पत्ति हुई स्तनधारियों की, यानी मैमल्स की। इस प्रकार से जो है फॉसिल्स से हमें पता पड़ता है कि हमारी उत्पत्ति धीरे धीरे किस तरीके से एक प्रोटोजोन्स से आज हम मैमल्स तक का पूरा सफर जो है पता पड़ता है। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीव है, एक पक्षी है जो है ना रेप्टाइल्स के जैसा भी दिखता है और बर्ड्स के जैसा भी दिखता है। रेप्टाइल्स मैंने सांप के जैसे भी उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं और बर्ड्स के जैसे भी उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं। तो ये उनका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति बताता है कि कैसे हुई है हमारी जनरेशन। पहले दो मिक्स भी थी, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स में जो था बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के गुण मौजूद थे। तो ये एक लिंक है कि कैसा लिंक है कि एक पक्षी है जो बर्ड भी है, कुछ समय उसके में बर्ड्स में जो लक्षण जो थोड़े से थे वो रेप्टाइल्स के भी आ गए थे, है ना। तो ये था फॉसिल्स द्वारा या जीवाश्म द्वारा जो है हमें पता पड़ा। और ये हमें किस बुक से पता पड़ता है? वैज्ञानिकों ने कोई बुक तो लिखी होगी ना, तो उसको बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। दूसरा प्रमाण मिला समजात अंगों से। समजात अंग माने जिनके समान जो है समान रचना होती है, समान रचना, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं। जैसे कि हम मानवों के आगे वाले हाथ और काऊ के आगे वाले हाथ जिससे वो चलती है, अगर हम फोर लिम्स हम दोनों के देखें तो रचना क्या है हम दोनों की सेम है, लेकिन हम अपने आगे वाले हाथों का काम या पीछे वाले हाथों का काम अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। तो हमारे क्या है, रचना हमारी सेम है, बट क्या है उसके कार्य जो है हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार हम आते हैं समवर्ती अंग, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, संरचना जो है अलग अलग है, बट काम हम एक ही करते हैं। जैसे एक चिड़िया के पंख देखें और एक कीड़े या मक्खी के पंख देखें, तो दोनों के जो स्ट्रक्चर है, रचनाएं जो होंगी उस पंख की वो अलग अलग होंगी, लेकिन वो काम क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, उड़ने का। तो ये है समवर्ती अंग। अब बारी आती है अवशेषी अंगों की। अवशेषी अंग माने किसी समय में वो अंग हमारे लिए बहुत ही लाभकारी थे। क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ उपयोग करते थे, किसी न किसी कार्य में उसका उपयोग होता था। पर जैसे जैसे हमारी जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा विकास होता चला गया, हम उन अंगों का उपयोग करना भूल गए। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। तो धीरे धीरे वो अंग क्या हो गए, उनका अवशेष मात्र हमारी बॉडी में बचा रह गया, तो उनको कहते हैं अवशेषी अंग। तो ये अवशेषी अंग कौन कौन से थे? पहला था अपेंडिक्स। वो हमारे पूर्वजों में उनके पेट में हुआ करता था, ताकि उनको जो भी वो खाएं उनके पाचन में वो उनकी मदद करता था, बट वो अब हमारे पेट में नहीं होता। लेकिन अगर कभी गलती से आ जाए तो उसे निकालने के लिए डॉक्टर्स को लंबी खासी फीस देनी पड़ती है। सेकेंड है अक्कलदाढ़। अक्कलदाढ़ अगर कभी आ जाए तो हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, इतना दर्द देती है और डॉक्टर्स को लंबी खासी फीस देनी पड़ती है इसको निकालने के लिए, तो वो है अक्कलदाढ़। फिर है कान की मांसपेशी, फिर है निकेटी टेकिंग मेम्ब्रेन, जो कि हमारे पूर्वजों की आंखों में हुआ करती थी, क्योंकि वो जल में रहते थे या जल में तैरते थे, तो उनकी आंखों में एक पतली सी झिल्ली उस वक्त जो है चढ़ जाया करती थी, जो कि अब हमारे आंखों में ये वाली झिल्ली जो होती है प्रेजेंट नहीं है। पांचवा है, हमें एक और प्रमाण मिलता है भ्रूणिकी से, एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी बताती है कि जो भ्रूण होते हैं
मतलब जब हम बहुत छोटे रहे होंगे माँ के गर्भ में, तब हमारा जो भ्रूण रहा होगा वो, और अगर हम एक फिश का भ्रूण देखें वो, और एक मेंढक का भ्रूण देखें वो, और एक रेप्टिलियन सॉरी बस इतना का अगर हम भ्रूण देखें तो सब जो है फर्स्ट स्टेप अगर हम उनकी देखें तो सब सेम होती है, सेकेंड स्टेप तक भी हमारा सेम होता है, थर्ड स्टेप में मुर्गी का सब थर्ड स्टेप अलग हो जाती है, हमारे में अलग हो जाती है, फिश में अलग हो जाती है, और उनके नए नए अंग जो होते हैं वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार भ्रूणिकी से हमें ये पता पड़ता है कि हमारी उत्पत्ति जो होती है, हमारे जो वंशज थे, बहुत ही पूर्वज जो थे हमारे उनसे ही हमारे जो है वंश आगे बढ़ता चला गया है। तो आज हमने जाना कि जैव विकास क्या है और उसके क्या क्या प्रमाण हैं। तो बच्चों, हमने जाना किसी जाति में लंबे समय तक धीरे धीरे और लगातार परिवर्तन से जो होता है नई जाति की उत्पत्ति होती है, जिसे जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास के संबंध में लेमार्क्वार्ट की थ्योरी, लेमार्क्वार्ट ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। उनका कहना था कि जीवों पर जो होता है पर्यावरण का निरंतर प्रभाव पड़ता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो जिराफ था, उसके पूर्वज जो थे हिरन जैसे, उनकी साइज जो थी बहुत ही कम थी। क्या हुआ कि वो नीचे जो जमीन पर जो थी घास खाकर वो जीवित रहते थे, पर जब किसी कारणवश वहां पर जो घास जो थी वो समाप्त हो गई तो उनको बड़ी बड़ी झाड़ियों या पेड़ों से जो था पत्तियां खानी पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को बहुत हाई ऊपर करना पड़ता था, जिससे क्या हुआ, वो हिरन जो था उसकी जो नेक की साइज थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई, और उसका जो हम रूप देखते हैं बदला हुआ रूप जो एक है वो जिराफ। तो पर्यावरण का प्रभाव जो है जीवों पर निरंतर पड़ता रहता है। दूसरा है अंगों का उपयोग और उसका अनुपयोग, यानी अगर जीव अपने अंगों का उपयोग निरंतर करता रहता है तो वो अंग जो होते हैं उसके डेवलप्ड होते हैं, और जिस अंग का वो यूज करना उपयोग करना छोड़ देते हैं वो अंग जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कुछ समय बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जिसका एक उदाहरण हमने अवशेषीय अंग में जाना था, अपेंडिक्स के बारे में, जो कि हमारी बड़ी आंख में होता है। उसकी साइज जो थी कुछ समय पूर्वज हमारे जो थे उनकी में बहुत लंबी थी, लेकिन जब उनका उपयोग होना बंद कर धीरे धीरे उपयोग उनका होना बंद होता गया तो अब उसकी साइज जो है बहुत ही कम रह गई है, और आने वाले समय में शायद बिल्कुल ही नष्ट हो जाए। दूसरा, हम ये देखेंगे कि हम हमारे घर में देखेंगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई जो है मसल्स बनाने के लिए जिम जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी का उपयोग कर रहे हैं। अगर वो उपयोग करते रहते हैं तो क्या हो रहे हैं, वो जिम जाकर अपने मसल्स को बनाते हैं तो उनकी मसल्स जो होती है काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम जिन अंगों का हम उपयोग करेंगे वो जो होंगे विकसित होंगे, और जिन अंगों का हम उपयोग करना छोड़ देते हैं वो नष्ट हो जाती है। फिर आता है उपार्जित लक्ष्यों की वंशावृद्धि। उपार्जित यानी जो भी लक्ष्य हम अपनी पूरी लाइफ में कमाते हैं वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित होते चले जाते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमारे भाई, हमारे बेटे जो हैं जिम जाते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, हम खुद को भी देख रहे हैं। तो अगर हम मान लें कि अगर किसी मनुष्य की बॉडी बहुत अच्छी जिम में जाके बन गई है तो अब उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो क्या होगा कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी उसकी ऑटोमेटिक उसकी जो संतान होगी उसमें इसका असर जो है दिखाई देगा, उसकी संतान की बॉडी भी जो होगी उसी तरीके की होगी। तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है एक दूसरे में स्थानांतरित होती है। इसके बाद जानते हैं बच्चों डार्विन का सिद्धांत। डार्विन ने भी एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने कहा कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कोई भी जो जीव है उसमें संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, और वो जितने चाहे अपनी संतानें जो होती हैं पैदा करने की क्षमता रखता है। दूसरा उन्होंने कहा जीवन संघर्ष। संतानें तो बहुत उत्पन्न कर देते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, फिर भी जो पॉपुलेशन की दर है वो सीमित ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है, लोगों को पानी, भोजन, प्रकाश, इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है एक दूसरे के साथ, जीवित रहने के लिए उनको दौड़ धूप करनी पड़ती है। जो व्यक्ति इसमें सफल होते हैं वो जीवित रहते हैं, और जो इस प्रतिस्पर्धा में
पास नहीं होते, फेल हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं या मर जाते हैं। फिर आता है योग्यतम की उत्तरजीविता। हम देखते हैं पर्यावरण में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है और हमने ये भी देखा कि जीवन संघर्ष में जो लोग सफल होते हैं वही जो होते हैं आगे जो अपनी पीढ़ी को जो होते हैं स्थानांतरित होते हैं, जनरेशन बढ़ाते हैं। तो योग्यतम की उत्तरजीविता बताती है कि जो भी परिवर्तन के अनुकूल जो होता है अपने आप को ढाल लेते हैं वो जो होते हैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और जो अपने आप को परिवर्तन के अनुसार नहीं ढाल पाते वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद डार्विन ने बताया कि विभिन्नताएं भी होती हैं। हम लोग एक ही स्पीशीज, एक ही जाति के होते हुए भी हमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सिर्फ जो ट्विंस होते हैं उनमें ही जो है बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेंगी, अदरवाइज हमारी एक ही स्पीशीज में जो है एक ही जाति में भी हम एक ही वंशज के लोग हैं फिर भी कई सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। फिर वातावरण के अनुकूलन, वातावरण के साथ जो अनुकूलन कर पाता है वो ही जीवित रहता है और जो वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। और फिर लास्ट है जैसे कि लेमार्क ने कहा था कि नई जातियों की उत्पत्ति। तो हम क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं अपने जो गुण हैं वो अपने आगे आने वाले अपने संतानों को जो होते हैं ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या होती है उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती रहती है। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।